देखें ये एक बेट होती है कि आप उसको, अब आप देखो उसने एक प्रोफेशनल बॉलर की तरह वर्क करके आउट किया है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आगा सलमान रोल प्ले कर रहा है। दैट इज वेरी मैच्योर, इज अ कंप्लीट प्लेयर। बहुत बहुत प्यारी यार, मतलब अगर हम बात करें तो वो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तीनों बॉल ऐसे ही कुछ मारे कि वो बॉल पड़ के ऐसा लगता था कि वो अंदर आएगा और वो बाहर चला गया मिडिल स्टंप से। तो उनका उनका समझ नहीं आता, वो जो है या तो शायद से वो अपनी पेस पे रिलाई कर रहे होते हैं, जबकि वो करते हैं स्लोअर वंस वगैरह भी, वेरिएशन भी करने की कोशिश करते हैं। कि पाकिस्तान ने क्या क्या मनवाया जी। पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, और अगर इंडिया फाइनल सेमीफाइनल में आया तो सेमीफाइनल फाइनल दुबई में होंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रिकेट सन की। मैं आपका होस्ट साद उस्मानी हाजिर खिदमत है एक और नए प्रोग्राम के साथ, और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह उमर खान और मोहसिन। हम मोहसिन ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम के अंदर, ये हमारे एज अ गेस्ट हैं और हम आज डिस्कशन अगेन करने जाएंगे क्रिकेट के बारे में। तो भाइयों, आप लोगों ने मैच देखा, फर्स्ट वनडे? मोहसिन भाई से शुरू करते हैं। मोहसिन भाई हमारे गेस्ट हैं आज के। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सबको। थैंक यू फॉर हैविंग मी, साद एंड उमर। हाँ यार, मैच देखा, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। और T20 मैचेस के बाद जिस तरीके से जिस तरह परफॉर्म किया था T20 में, उसके बाद जो वनडे में परफॉर्मेंस दी है, मज़ा आ गया मैच देख के। बड़ा ज़बरदस्त थ्रिलिंग किस्म का मैच हुआ। और बॉलिंग ही बहुत अच्छी हुई, और बैटिंग में तो सब पता ही है किस तरीके से हुआ, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ। चलें डाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जी पहला वनडे और पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि जैसे वनडे साइड बन गई है T20 की जगह, वरना हमेशा जो है वो T20 में पाकिस्तान मशहूर थे, और जरा जहां से बिगर बिगर फॉर्मेट शुरू हुआ वहां से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान ने जो है वो वनडे में कामयाबी हासिल की, और यही कामयाबी अब लग रहा है ऐसा कि साउथ अफ्रीका में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उमर, आप ये बताएंगे जो परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर्स की रही है, खासतौर पर हमारे ओपनर्स की, साइम की बात मैं करूंगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो देखिए, जब इंसान जीतता है तो बहुत सी चीज़ों पे पर्दे डल जाते हैं। ये आप मैच जीत गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत बच गई है क्योंकि आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मिल गई हैं। आप जब साइम अय्यूब आउट हुए थे ना, तो शाहीन शाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और मेरी बिल्ली भी उतावली हो रही है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। सिंपल बात ये हुई कि जब साइम आउट हुआ है सेट मैच में, लेस देन रन बॉल चाहिए था, शाहीन शाह ने आके मैच आपका मरवा दिया था। वो जो नसीम शाह ने आगा सलमान के साथ ऑल द वे एंड तक खेला तो आप मैच जीत गए। लेकिन बात ये कि आप इस विक्ट्री को ये नहीं कह सकते कि आप कंसिस्टेंट टीम हो गई है। आपने बैटिंग बॉलिंग के अंदर शुरू के अंदर ऐसी विकेट पे जो कि बॉलिंग फ्रेंडली विकेट थी, वहाँ आपने 70 रन दे दिए 10 ओवर में। उसके बाद चले आपने विकेट ले ली, कम बैक कर लिया। बट ये छोटे छोटे चंक्स थे जो देने या होने चाहिए नहीं थे। 60 रन पे आपके 4 आउट हो गए, आगा सलमान और उसकी पार्टनरशिप लग गई 150 रन की। नहीं होती तो क्या। तो देर आर गुड्स, देर आर पॉजिटिव्स, देर आर नेगेटिव्स, बट ये कि आपने जो खामियां हैं उन पे पर्दा न डालें। साइम प्लेड एक्स्ट्रॉर्डनरीली वेल, सलमान आगा सलमान प्लेड वेरी वेल। नसीम का रोल आप डिनाई नहीं कर सकते जो उन्होंने पार्टनरशिप की। बट स्टिल देर आर क्वेश्चंस, तो जो आप हमेशा कहते हैं ना घंटे का किंग, तो घंटा अभी भी बज रहा है। यार घंटा तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी देर और बचेगा, बल्कि लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी तक बचेगा। वैसे अल्लाह ना करे ये काम ना हो। लेकिन मोहसिन, आप ये बताएं मुझे कि साइम की परफॉर्मेंस आपने देखी, एक ब्रिलियंट वो 100 मारा, लेकिन उनको ये एक खास बात हमने देखी कि 24 चांसेस, मतलब अगर आप देखें 24 चांसेस उनको दिए हैं, तब जाके उनका बल्ला चलना शुरू हुआ है, वरना तो उससे पहले तो वो परफॉर्म कर भी नहीं रहे थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, साइम जो है मेरे हिसाब से बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है। ठीक है, तो जब आप देखिए काम क्या होता है आपकी मैनेजमेंट का, सिलेक्शन कमेटी का, जो टीम मैनेजमेंट करता धरता होता है, उनका काम ये होता है कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको समझना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जब वो टीम में आ जाता है, फिर उसको अपने चांसेस देने होते हैं उसके हिसाब से। राइट, आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको 3-4 मैचेस खिलवाएं और फिर आप फारिग कर दें। तो आप देखिए, ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस मैनेजमेंट ने, और इससे पहले इवन बाबर के टाइम पे भी, और शान एज अ टेस्ट टीम के अंदर भी जो है अच्छा डिसेंट रन दिया है साइम को। तो साइम ने उसको राइट प्रूव किया है। और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप टीम में एक नया लड़का आता है, तो उसको कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंटरनली कॉन्फिडेंस आपको देना बहुत ज़रूरी होता है। और इस लेवल पे जो भी खेलने आता है वो टैलेंटेड तो होता है, लेकिन आपको उसमें से देखना होता है कि क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या
नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, आई डोंट नो व्हाट द नंबर इज़, के 24 चांसेस उसको इनिशियली हाँ, दिए थे खेलने के लिए, काफ़ी उनके फेलियर्स थे और उनको काफ़ी अरसे से बाबर भी अपने टाइम पे बैक कर रहे थे, और रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो है वो पिकअप किया, और उसके बाद वो एक ज़बरदस्त प्लेयर नज़र आ रहे हैं, शानदार। तो आपको लगता है कि सबको ही इतने चांसेस देने चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को 3 चांस मिलते हैं, किसी को 10 मिलते हैं, किसी को 12 मिलते हैं, तो इसका क्या होना चाहिए आगे? देखिए जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वो एक्सेप्शनल टैलेंट है तो फिर उसके साथ जो बर्ताव है वो भी थोड़ा डिफरेंट वारंट करता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ हो गई कि मुझे जो 24 आप चांसेस कह रहे हो ये सारे T20 और वनडे मिला के कह रहे हो, राइट? और इंक्लूडिंग टेस्ट बिल्कुल, भी हैं ये? बिल्कुल। बिल्कुल इंक्लूडिंग सारी, टेस्ट भी? मतलब तकरीबन सबकी बात कर रहा हूँ मैं, टोटल सही जो है। उन्होंने खेला है, तो तकरीबन 20 हैं, अब इस तरह से ही है। लेकिन जी। उसके अंदर जो है ना हमें थोड़ा-सा ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे ये याद है कि मेरे ख़्याल से अफ़गानिस्तान के साथ कोई सीरीज़ होने वाली थी पाकिस्तान की, उसमें जो है अच्छा नहीं वो सॉरी वो सऊद शकील था। लेकिन इवन साइम के साथ भी जो है जब आप ओपनिंग उसको करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप अगर आप उसको बार-बार ये कहते रहें कि अगर साइम नहीं चला तो हम वापस से अपने बाबर और रिज़वान की ओपनिंग पे रिवर्ट कर जाएँगे, जो कि हुआ था जब न्यूज़ीलैंड टूर पे पाकिस्तान गया था। न्यूज़ीलैंड में मेरे ख़्याल से जो वनडे सीरीज़ इस तरह कुछ हुआ था, या इवन अभी जब शाहीन शाह अफरीदी इनफैक्ट कैप्टन था साल के शुरू में, तब इसी तरह की बातें आई थी कि अगर साइम नहीं चला तो फिर वापस से हम रिवर्ट कर जाएँगे, जब हफीज़ और ये सब थे ना मैनेजमेंट के अंदर। तो मैं जी। उसी बात इसलिए कह रहा था कि कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है कि अगर आप नए लड़के को इंडक्ट कर रहे हैं टीम के अंदर, तो फिर आपने उसको बताना है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि अगर ये नहीं चला, या ये न्यूज़ भी नहीं निकलनी चाहिए ड्रेसिंग रूम से। क्योंकि मुझे याद है रिज़वान इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे, आ रही थी बीच में, कि वो कह रहे हैं कि अगर नहीं चला ये नया एक्सपेरिमेंट तो फिर हम वापस से उसी फ़ॉर्मूला पे आ जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से तो डिज़र्व करता था साइम बिल्कुल। उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, डोमेस्टिकली दी हैं, बहुत अच्छा खेला है, और मेरे ख़्याल से हमें ज़रूरत है इस किस्म के प्लेयर की जो T20s में आके मोमेंटम कैरी कर सके। चले, देर आए दुरुस्त आए भाई, लेकिन अब चल गया है तो वाह-वाह है, और जो भी डिसीजन बैक हुआ था उसको हम 100% सपोर्ट भी करते हैं, और खुशाइन भी है हमारे लिए। उमर, अभी हम साइम की बात कर रहे हैं, बट हम एक नाम तो हमें ज़रूर लेना चाहिए जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, आगा सलमान। उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? शानदार परफॉर्मेंस भाई, और मैच विनिंग परफॉर्मेंस। और विदाउट अ डाउट देखिए सलमान आगा के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, लोगों ने सवाल भी उठाया कि जिस प्लेयर की टीम में जगह नहीं बनती आपने उनको कप्तान बना दिया। रिजवान अब इंजरी की वजह से रेस्ट किया या उन्होंने प्लेयर्स को चांस दिया जिम्बाब्वे में। आगा सलमान आपके कप्तान थे। बहुत से लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, लेकिन आगा सलमान एक कंप्लीट प्लेयर है। अगर आप देखें आगा को तो इसने पीएसएल में भी परफॉर्म किया हुआ है, इसने जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है इसने मेच्योरिटी दिखाई। यहाँ तक कि जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आगा सलमान रोल प्ले कर रहा है, दैट इज़ वेरी मेच्योर, इज़ अ कंप्लीट प्लेयर। और फिर अब आपने देखा है कि विद द बॉल भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जहन के साथ कर रहा है। ये जो हमारा पड़ोसी नहीं, मुल्क का लेकिन ये उमर, मैं बात कहूँगा वो दूसरा कर रहे थे, क्योंकि उनकी बॉल पड़ के मुझे लग रहा था कि वो लेफ्ट साइड पे जा रही थी, राइट साइड की जगह, अंदर लेकिन आती। देखिए आगा सलमान अपने इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात की कि मैं पार्ट टाइम नहीं, आप मुझे जेन्युइन ऑलराउंडर बोला है। और जब ये बॉल कर रहे थे तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क का कार्टून नेटवर्क मजाक उड़ा रहा था कि मेन बॉलर से बॉल कराओ, मेन बॉलर से बॉल कराओ। और फिर उसने आके जब आउट किए और एक के बाद एक आउट किए, वो रिजवान और उनकी स्ट्रैटेजी थी। देखें ये एक बेट होती है कि आप उसको, अब आप देखो उसने एक प्रोफेशनल बॉलर की तरह वर्क करके आउट किया है। आउटसाइड ऑफ स्टंप पे लटका लटका के गेंद करके कट पे चौके करा रहा है, और वहीं से एक बॉल अंदर किया, वो कट के लिए रेडी था, बॉल अंदर आ गया, एलबी आउट हो गया। वो बड़ी नहीं, बहुत बहुत प्यारी यार, मतलब अगर हम बात करें तो वो, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तीनों बॉल ऐसे ही कुछ मारे कि वो बॉल पड़ के ऐसा लगता था कि वो अंदर आएगा, और वो बाहर चला गया मिडिल स्टंप से। तो ऐसे वो ही है। अगर अगर वो इंटेंशनली कर रहे थे तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग है, लेकिन अगर वो खुद ब खुद हो रही थी तो मुझे पता नहीं। नहीं, खुद ब खुद ऐसे हो नहीं सकती। कि आप ये देखें कि इससे पहले भी हमारी क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि रिजवान ने प्ले करके आउट करवाया है। वो अपना पश्तों में लगे हुए थे कि यहाँ से करना है, अब करना है, ऐसे करना है, अब यहाँ से करना है। और जब उन्होंने बोला ये वाला बॉल करना है, उस पर विकेट गिर गई। ये वीडियो एक चल रही थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसकी अबरार की, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अबरार की एक वीडियो चल रही थी। अब ये किया तो वो जो रिजवान एक कप्तान है, वो स्ट्रेटेजिक कप्तान है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। बज़ाहिर देखने वाले कह रहे होंगे, लेकिन अगर आप 2 चौके खा के एक बड़ी विकेट ले लेते हैं तो वो एक सस्ता सौदा है।
तो ओवरऑल देखा जाए, आप लोग एक जो बात कर रहे थे साइम की, मैं क्विकली एक बात इस पे करना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम मैंने साइम को देखा जब ये 14 साल का था। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से खेलता था, ये आज़म खान होता है ज़ोन 6 में। तो वहाँ ये उनका लड़का था और मैंने इसको देखा एक रमज़ान टूर्नामेंट में कि ये चल के मार रहा है। मोहम्मद इरफान जो 7 फुट वाला बॉलर था, अनवर अली और मोहम्मद नवाज, देवर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और पीक पे थे। उसको एक 14 साल का बच्चा चल के ग्राउंड के बाहर छक्के मार रहा है। एंड आई वाज लाइक, हु इज दिस बॉय? तो पता चला साइम अयूब है। फिर उसने पाकिस्तान 19 के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर किया, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में 100 पे 100 किया और फिर ये पीएसएल खेला अभी 2 साल पहले। तो जब ये कोयटा से खेले इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पेशावर से जब खेला नज़र में आया। फिर इसने कैरेबियन में परफॉर्म किया, लंका में परफॉर्म किया और अब जाके इसने इंटरनेशनल पे परफॉर्म किया। तो जो इसको चांसेस मिले उसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि वो डोमेस्टिक में रन कर रहा था और वो टेक्निकली रेयर था। सेकंड जो एक वजह है कि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। अब आप देखो, ये जो आसिफ अली हमारा आया, कुछ दिलशाह आया, इफ्तिखार चाचा आया, जितने चले ठीक है, अब मोहसिन की तरफ आते हैं। मोहसिन एक हमारे बड़े जबरदस्त प्लेयर है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका वो बॉलिंग करें ना करें, लेकिन वो बैटिंग लाजमी करें। और बैटिंग जो है वो जब वो करें तो वो शाहीन से ऊपर करें। यानी मैं बात कर रहा हूँ नसीम शाह की, कि नसीम शाह जो मेच्योर बैट्समैन नजर आ रहे थे, कि वो इतने मेच्योर थे कि वो एंड में आगा सलमान को समझा रहे थे कि यार 5 रन चाहिए, तू उठा के शॉट क्यों मार रहा है, आराम से खेल। तो वो हम्म, आप बताएं, आपने सुना था वो जो मोमेंट था, बहुत मशहूर हो रहा है अभी। जी, 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 मैंने वो देखी है, क्लिप्स वगैरह उसके चल रहे हैं। तो लेकिन देखिए, नसीम है तो समझदार कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर्ड टू शाहीन, नो डाउट। लेकिन मेरे ख़्याल से जब इतना मैच्योर प्लेयर सामने खड़ा हुआ है सलमान आगा के उसमें, और उसने पूरी इनिंग्स को लेके चला है साइम के साथ, तो मेरे ख़्याल से हो सकता था शायद वो थोड़ा ज़्यादा कम बोलते थोड़ा-सा। लेकिन दैट्स फाइन, मेरे ख़्याल से वो भी पैशनेट हैं और वो भी जो है काफ़ी क्रंच मैचेस नसीम ने भी जो है 6 हिटिंग करके जितवाए हैं। लेकिन नसीम ने खेला बहुत मैच्योरिटी के साथ। उसके पास जो है काफ़ी वो शॉट्स नज़र आ रहे थे, सिंगल्स ले रहा था, वो डबल्स ले रहा था, जो अनफॉर्चुनेटली शाहीन की तरफ से नज़र नहीं आ रहे थे, और उसके बावजूद शाहीन को प्रमोट किया गया। तो नसीम, जैसे आप कहते हो, नसीम को डेफिनेटली शाहीन से ऊपर ही आना चाहिए। ये इंटरनली क्या चल रहा है, किस वजह की बिना पे वो आते हैं कंस्टेंटली, ये समझ से बाहर है। अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये चीज मैंने वर्ल्ड कप के मैच में भी देखी थी, जब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला था न्यूयॉर्क के अंदर। और उस टाइम भी यही हुआ था कि सब पहले आ रहे थे और बहुत ही एंड में जो नसीम शाह ने चौका भी मारा उस विकेट के ऊपर, जो कि जहां पे खड़े होके किया नहीं जा रहा था। तो मेरा ये कहना था कि यार अगर ये एक ओवर पहले आता तो शायद पाकिस्तान इंडिया को मार भी देता, क्योंकि तगड़ा प्लेयर है, घबराता नहीं है इस टफ कंडीशन के अंदर, और छक्के मारने की सलाहियत है। और आप अगर बैटिंग देखें तो इतनी मेच्योर बैटिंग करना, और एक टेल एंडर जिसके औसान खता होते हैं, और वो खड़े होकर बता रहा है उस बंदे को जो 80 रन कर रहा है कि भाई आराम से खेल, 5 रन चाहिए 8 बॉलों पे 10 बॉलों पे, तू मार क्यों रहा है, आउट हो जाएगा बेकार में। और अगर मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँ, आई नो इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से, लेकिन मुझे लगता है अगर नसीम शाह उस मैच में नहीं होता, हारिस रऊफ होते या कोई और एंड में टेल बची होती, तो शायद काम भी हो जाता हमारा उस मुझे मैच होता है, के अंदर। बिल्कुल। हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी मतलब डिफेंस किया, और उसके 8 या 9 रन जो भी उसने बनाए क्रूशियल, वो बहुत सेंसिबल बनाए, और कोई भी रफ शॉट नहीं मारा उसने। आप ये देखेंगे इतनी मेच्योरिटी का उसने मुजाहरा किया है आखिर में बैटिंग करते हुए। तो उमर, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? वही है। आप वो अफगानिस्तान वाला तो मैच ही भूल गए ना, वो जो 2 छक्के मारे उसने। तो हुँ, ही जॉइंड द ग्रुप ऑफ जावेद मियांदाद एंड शाहिद आफरीदी ऑफ फिनिशिंग द गेम विद सिक्सेस। तो वो जैसे भाई ने बोला कि वो एक बहुत पैशनेट क्रिकेटर है, उसका गेम में बहुत इन्वॉल्वमेंट है और वो ये उसकी चीज़ शो होती है कि वो कितना अपने आप को बैक करता है। कि इवन ये तो आप चले आगा सलमान को समझा रहा है, आप याद करें वो टेस्ट मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जब पाकिस्तान के शुरू में 7-8 आउट हो गए थे और नसीम शाह बाबर के साथ बैटिंग कर रहे थे और वो बाबर को समझा रहा था। अगर आपको याद हो तो वो ये ना ये चीज़ इसीलिए इतनी वायरल हो रही है कि एक तो उनकी इन्वॉल्वमेंट और फिर ये डेडिकेशन है कि वो अगर आप याद करें, अभी पिछले महीने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने बड़े बोल्ड 40 रन किए। एक लो स्कोरिंग गेम में नसीम ने 40 किए और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारे, छक्के मारे मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ कवर के ऊपर। तो ही इज़ अ कंप्लीट ऑलराउंडर इन द डेवलपमेंट और अच्छी चीज़ है क्योंकि ये दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। हारिस रऊफ, शाहीन शाह, दे डोंट यूज़ देयर ब्रेन्स। अब शाहीन ने एक पीएसएल के फाइनल में वो 50 क्या कर दिया ऊपर आके, वो रेगुलर 5-6 नंबर पे आके डिजास्टर कर रहे हैं। 7 आंखें गेंदें आंखें जिस बंद तरह करके बल्ले को मारा था यार, आंखें बंद करके, ऐसा लग रहा था, वही ना, मतलब बस कि लग जाए।
जी। भाई, बस आप भी अगर शाहीन की जगह बल्ला पकड़ के जाते तो आप बल्ला रोक के रोटेट कर लेते स्ट्राइक। सही बात है। 7 गेंदें उसने डॉट की और 8वें पे वही चलाने में आउट हुआ। तो भाई ठीक है, आप ससुर जी के नक्शे कदम पे ना चले, उनका बल्ला फिर भी लग जाता था। आप शाहिद आफरीदी नहीं है, आप शाहीन आफरीदी है। आपका काम गेंदबाजी है, आप उस पर फोकस करें। अरे चले गेंदबाजी में बात करते हैं यार, क्योंकि हम सारी गुड पॉइंट्स नोट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो बैड पॉइंट्स है वो है पाकिस्तान की बॉलिंग और मेरे दिल अजीज बॉलर जनाब हारिस रऊफ साहब। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करते हैं जहाँ पे बाउंसी विकेट हो, थोड़ा बॉल तेज निकले तो वो उनकी बॉलिंग चलती है, वरना जाकर कहीं और कंडीशन में चले जाए तो उनसे ज्यादा मीडियोकर बॉलर मुझे समझ नहीं आता है कोई। क्या कहेंगे इस पे आप? क्या नाम है, मोहसिन से पूछते हैं। मोहसिन बताइए आप। हारिस रऊफ का जो है समझ नहीं आता, वो कहीं जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। अभी बहुत टाइम बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन काफी टाइम के बाद, और फिर अब वो यहाँ पे आके फिर वो जो है अपनी इश्यूज में आ रहे हैं, उनको छक्के लग रहे हैं, रन्स हर तरफ वो दे रहे हैं। तो उनका उनका समझ नहीं आता, वो जो है या तो शायद से अपनी पेस पे रिलाई कर रहे होते हैं, जबकि वो करते हैं स्लोअर वंस वगैरह भी, वेरिएशन भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वो उनकी शायद मूवमेंट कम हो रही है बॉल में, लैटरल मूवमेंट कम मिल रही है उनको। तो शायद ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो काफी जो है मोनोटनस हो जाते हैं, और इजीली फिर उनको हिट करना आसान हो जाता है। तो ये, और उनकी लेंथ मेरे ख्याल से काफी वो शॉर्ट हो जाते हैं, इधर उधर हर वक्त चल रहे होते हैं, वो जो है कंसिस्टेंट नहीं कर पाते। तो हो सकता है ये वजूहत हो जिसकी वजह से। यार मुझे समझ नहीं आता कि जब हम बात करते हैं कि जी बेस्ट बॉलिंग कौन कर रहा है या बेस्ट बैटिंग कौन कर रहा है, तो बेस्ट बैटिंग जब हम बात देखने की कोशिश करते हैं तो रिकॉर्ड बाबर आजम के निकल के आने शुरू हो जाते हैं। कह रहे यार ये कब बन गया, ये कैसे बन गया, मतलब नजर तो आया नहीं और ये बस चले आ रहा है। उसी तरीके से बॉलिंग में देखे तो भाई ये तो नंबर 1 T20 बॉलर हो गए। तो देखने में गेम की एसेंस में लगता नहीं है कि यार ऐसा कोई कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है। मतलब मेरे ख्याल है लास्ट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को छोड़ के अगर हम बात करें, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से विकेट मिल जाती हैं और कैसे उनकी विकेट जो है वो नंबर 1 हो गई है। तो मुझे तो मतलब इन दोनों प्लेयर्स में ऐसा है, जो अभी करंट सिचुएशन ये रिकॉर्ड्स आते हैं तो मैं थोड़ा-सा पज़ल होता हूँ कि यार आई नो कि दे आर डूइंग गुड बट दे आर नॉट डूइंग दैट मच गुड कि यार इनके रिकॉर्ड्स बनते चले जा रहे हैं। तो उमर, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, हारिस रऊफ की जो, जैसे आपने कहा कि जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रही, बीच में इसने थोड़ा सा इम्प्रेस किया था कि जहां हम इसको, मतलब मैं खुद मेरे अपने शोज में खिताब था कि मैंने इसको ब्रेनलेस बॉलर का खिताब दिया हुआ था, कि वो दिमाग नहीं, वो टिपिकल टेपिया मेंटालिटी है कि जितनी जोर का शॉट पड़ेगा उतनी तेज में बॉल करूंगा। अक्सर बॉल करके फॉलो थ्रू में गिर भी जाता है, आपने देखा है। तो वो मुझे था इसका टैग लगा था, लेकिन फिर इसने बहुत अच्छा अपने में चेंज लाया, ये क्रॉस सीम गेंद कर रहा, स्लोअर वन कर रहा, लेकिन फिर इनके ये घोड़ी चढ़े, और घोड़ी चढ़ने के बाद इनके फर्मे टेढ़े हो गए। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि इनका फोकस कहीं और हो गया। तो वो क्रिकेट बॉल से दूसरी बॉलों पे जब गया इनका फोकस, तो वहां से इनकी लाइन ऑफ लेंथ और हर चीज आउट हुई है। और ये आप लोग मेरे साथ एग्री करें, जो टाइम टेन्योर देखें, अब ये बचे हैं सिर्फ कंडीशन के बॉलर। कंडीशन के बॉलर कैसे, कि अगर ये बॉल फेंक देते हैं, आगे क्या होगा इनको खुद नहीं पता। तो एक फास्ट बॉलर के पास ऑन अ सीरियस नोट, जब तक लाइन का कंट्रोल नहीं है और अपनी विल से वो बॉल को नहीं घुमा सकते, वो बेकार है। मोहम्मद आसिफ हैड नो पेस, लेकिन वो अपनी विल से बॉल को अंदर और बाहर कर सकता था। इनका अंदर बाहर कहीं और खैर मोहम्मद आसिफ से तो खैर किसी का भी मुकाबला नहीं है, और अगर हारिस रऊफ से मुकाबला करे तो मतलब वो तो क्रिकेट में भी मुकाबला नहीं है और जुए में भी नहीं, किसी में मुकाबला नहीं कर सकते आप मोहम्मद आसिफ से। बात ठीक, लेकिन देखिए हारिस की जगह जो एक चीज है ना, अब आप देखें, ये इतना प्रिडिक्टेबल, जैसे भाई कह रहे थे, उन्होंने बड़ी, मोहसिन भाई ने सही बात की, कि ये इतना प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि बैटर को भी पता है कि ये बाउंड्री खाने के बाद शॉर्ट गेंद करने वाला है, स्लोअर करने वाला है, तो इसकी स्लोअर आधी। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा-सा कनेक्शन में इश्यू आया है। तो मोहसिन, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था कि घोड़ी चढ़ने के हवाले से उमर बड़े मज़े की बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि एक घोड़ी किसी के पीठ पे भी चढ़ गई थी और उसकी वजह से जो है ना वो बॉलर ही फारिग हो गया। आपने शायद तस्वीर देखी हो। याद है आपको किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आप हसन अली की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हसन अली की बात कर रहे हैं।
यार ये किस तरह के फन है इनके, कसम से। मैं वहां देखता हूँ ट्रेवर हेड जो है वो उसकी बीवी दो दो बच्चे लेके खड़ी हुई है, और वो जो है वो छक्के में छक्के 150 रन मार रहा है, और यहाँ पे शादियां होती हैं और बंदे फारिग हो जाते हैं। ये मतलब क्या, ये क्या कौन सा फंडा है यार ये हमारी तरफ से। वो बॉलिंग में आपको बैक बेंड करनी होती है ना। अब ये लोग कहाँ बैक बेंड कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है इन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरा दोस्त कह रहा था ये इंडिया की साजिश है, ये इंडिया ने जो है ना वो खातून भेजी है कि उसकी कमर खराब कर दो। ये चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो उसके बाद से तो बॉलिंग हुई नहीं है इनकी भाई। चले अब हाँ, प्रोग्राम को मज़ीद आगे अपना बढ़ाते हैं, और मैं उमर आपसे पूछना चाहूंगा जय शाह के बारे में, कि जय शाह साहब जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, तो अब तो मेरे ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड तो, मैं जय शाह तो नहीं कहूंगा, अब तो मोदी चलाएगा क्रिकेट बोर्ड को सारा, मतलब सारा आईसीसी जो है वो मोदी ने चलाना है। नहीं, प्लानिंग तो यही है, लेकिन असरात कुछ टेढ़े नज़र आ रहे हैं कि हम इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जय शाह बनेंगे उससे पहले आईसीसी डिसीजन दे दे, वरना बिल्कुल उनके हक में आएगा। लेकिन यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा मोहसिन नकवी को, कि जहाँ हम उनका मजाक उड़ा रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे, बहुत से लोगों का कहना था आपने मुल्क बेच दिया, अपनी इज्जत नीलाम कर दी। आप एक विन विन सिचुएशन लेकर आए और आपने अपनी शर्त रखी और उस पर अड़े रहे। आपने मेक श्योर किया कि बोर्ड मेंबर्स के सामने वो सिचुएशन आए और आप मज़ीद पैसे लेके उस मीटिंग में ना जाएँ कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लग जाए कि भाई पैसे ले लिए और ये काम सिलसिला हो गया। पाकिस्तान ने क्या-क्या मनवाया, जय शाह होते हुए वो बिल्कुल उनके बेबस नज़र आए। आईसीसी के मेन हेड होते हुए कि पाकिस्तान ने क्या-क्या मनवाया जी, पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, और अगर इंडिया फाइनल सेमीफाइनल में आया तो सेमीफाइनल, फाइनल दुबई में होंगे, और वहाँ पे भी एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा जिसमें इंडिया नहीं खेल रहा होगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान 2026 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जाके नहीं खेलेगा, वो श्रीलंका में मैचेस होंगे या जो भी न्यूट्रल वेन्यू उस वक्त डिसाइड हो, और पाकिस्तान को एक वुमेन का आईसीसी इवेंट मिलेगा। तो ये बात अभी करके तो आए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान रख के आए, और ये उनके चेयरमैन होने के बावजूद हुआ। तो देखे, दुनिया जानती मैनिपुलेशन है, और उस चीज़ को मानते तो हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान की इस मूवमेंट से बहुत हद तक एक्सपोज हुए, और बहुत से लोग जो सिर्फ डॉलर की वजह से या पैसों की वजह से नहीं बोल सकते बीसीसीआई के आगे, उनको एक मौका मिल गया है कि वो उनको एक्सपोज कर सके। तो आई थिंक मोहसिन नकवी को यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं मोहसिन से बात करना चाहूँगा, मोहसिन नकवी की बात हो रही है तो मोहसिन से ही बात कर लेते हैं इस बारे में, कि मोहसिन आप ये बताएँ कि पाकिस्तान के मैचेस तो हम देख रहे हैं, और हमें पता है कि अगला वनडे मेरे ख़्याल है कल ही है पाकिस्तान का, जिसमें दोबारा से टीम होगी, और मुझे लगता है कि सेम टीम ही खिलाएँगे, चेंजेस भी नहीं करेंगे। लेकिन जो एक ज़बरदस्त बैटल चल रही है, वो चल रही है ऑस्ट्रेलिया की और अपना इंडिया के मैचेस की, जिसमें मैं देख रहा हूँ, और जो खास तौर पे जो बैठे हुए हमारी तरह एंकर्स हैं, वो काफ़ी तड़प रहे हैं बुरे तरीके से, कि जो ऑस्ट्रेलिया उनके साथ कर रहा है, तो वो बिलक रहे हैं, और ऐसे जुमले सुनने को आ रहे हैं कि वहाँ पे ये सुनने को आया मुझे कि बाबर आज़म इज़ अ बेटर कैप्टन देन रोहित शर्मा। क्योंकि बाबर आज़म के दौर में तो ट्रेविस हेड ने कभी खेला ही नहीं, और जहाँ रोहित शर्मा कप्तानी करते हैं, वहाँ पे ट्रेविस हेड 150 रन मार रहे हैं। तो ये रवि शास्त्री हो गए, आपके सुनील गावस्कर हो गए, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। सुना है आपने इस बारे में? नहीं, मैंने सुना तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि बाबर आजम बेटर कैप्टन है रोहित शर्मा से। हाँ, क्योंकि बाबर आज़म तो ट्रेविस हेड को 0 पे आउट कर देते हैं, और जो है रोहित शर्मा जो है, मतलब ये बयान सुनने के बाद मुझे हँसी आती है कि यार इतने सीनियर प्लेयर्स जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट कहने का मकसद है कि मैचेस थोड़े बहुत आपने फॉलो तो किए होंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के, तो क्या क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, पहला टेस्ट मैच तो जो है इंडिया ने आउटक्लास कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को। सेकंड में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। मेरे ख्याल से थर्ड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो लास्ट इनिंग्स हुई है जिसमें इंडिया ने उनके 80 फॉर 7 कर दिए थे, मेरे ख्याल से उससे जो है इंडिया को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा गोइंग इनटू द फोर्थ टेस्ट मैच। क्योंकि अगर इसी तरीके अगर हाई नोट पे एंड करता ऑस्ट्रेलिया, एक अच्छे नोट पे एंड करता, तो इंडिया का सीरीज में वापस आना मेरे हिसाब से मुश्किल होता। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो फोर्थ टेस्ट में एक अच्छी फाइट दे सकते हैं और कम बैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मेनली कोई चल रहा है तो वो ट्रेविस हेड है। स्टीव स्मिथ भी जो है फाइनली इस टेस्ट में आके उसने एक सेंचुरी की आफ्टर 1.5 years। लास्ट उसने की थी 2023 लॉर्ड्स में, जो मैंने सुना था। तो उसके बाद अब जाके उन्होंने सेंचुरी की है। तो
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और वार्नर भी नहीं है अभी टीम में, रिटायर हो गए, तो उसकी वजह से काफी उनको सेटबैक हुआ है बैटिंग की साइड पे। तो अगर ट्रेविस हेड नहीं चलता तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम हो सकती है, और लबुशेन और स्टीव स्मिथ को भी आगे अपने खेलना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, आपने बड़े मजे की बात की, मैं उमर की तरफ आऊंगा। वार्नर के हवाले से, भाई डेविड वार्नर तो पीएसएल के गुण गाने लग गए, और मतलब वो कह रहे हैं कि भाई पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त लीग है, आईपीएल में सिलेक्शन नहीं हुई उनकी तो उनका तो बयान ही बदल गया बिल्कुल। भाई देखिए, उनके अब ठुमके काम नहीं आ रहे, बहुत ठुमके लगा लिए, बॉलीवुड में डेब्यू भी हो गया उनका, और बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं उनके लड़के झड़के। वो सिर्फ नहीं, हम कहते हैं कि हमारे देसी फैमिली को लेकर आते हैं वीलॉग्स में, वो भी अपने बेगम बच्चों को साधना चाहते हैं टिकटॉक पे, तो वो भी कहीं पीछे नहीं है। बट बात बिल्कुल सिंपल है कि देखें, एक प्लेयर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसके ऑप्शंस बड़े लिमिटेड रह जाते हैं, और ख़ास तौर पे अब जब इंडिया ने इतनी ज़्यादा चापलूसी करने के बाद, कमेंट्री में उनके इतने गुण गाने के बाद, जब आईपीएल में एंटरटेन नहीं किया, तो जाहिर है वो पीएसएल की तरफ आएंगे। अब हम पाकिस्तानियों का दिल तो बहुत बड़ा है, हम तो सबको खुले हाथ से वेलकम करते हैं। और यहाँ सिर्फ डेविड वार्नर नहीं, दो और रिटायरमेंट के करीब प्लेयर हैं, उनको भी पाकिस्तान को कैश करना चाहिए, जेम्स एंडरसन और टिम साउदी। वो भी पीएसएल में इस दफ़ा टारगेट करके उनको पाकिस्तान लीग में लाएं, और उससे ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स लेकर आए। हाउएवर, अब बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही थी, तो उसमें ये तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया, जिसके बाद अब ये टेस्ट चैंपियनशिप की जंग है, क्योंकि इंडिया के पास 2 टेस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास इन 2 टेस्ट के बाद भी 2 टेस्ट हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। तो साउथ अफ्रीका तो कंफर्म क्वालिफाई कर गया है, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान से 2 टेस्ट कुछ बात होती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान से वो एटलीस्ट 1 टेस्ट तो जीतेंगे ही, और उस सिचुएशन में दे विल बी बुक्ड इन द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इंडिया को दोनों मैच यहाँ जीतना लाजमी है, और फिर दे हैव टू होप कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच ड्रॉ हो जाए। एक टेस्ट जीत जाता है अगले 2 टेस्ट में, और भले एक ड्रॉ हो या हारे, वो अगली सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट एक भी टेस्ट जीत गया तो इंडिया विल बी आउट। तो ये बहुत मैटर करता है। ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलेगा, इंडिया जैसे मोहसिन भाई ने बोला कि कॉन्फिडेंस आया होगा 80/7 पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक लीथल टीम है। सेकेंड टेस्ट में जिन्होंने कम बैक किया, ये टेस्ट भी इंडिया इसलिए बच गया क्योंकि पहला पूरा दिन बारिश ने ज़ाया कर दिया। तो अगर वो मैच बारिश में ज़ाया ना होता पहला दिन, तो इस मैच का भी रिजल्ट होता और वो ऑस्ट्रेलिया के हक में ही जाता। चलें, अब क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे क्योंकि टाइम हमारा अब फिनिशिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो कल एक और वनडे मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और लगता ऐसा है कि पाकिस्तान ये वनडे सीरीज जीत जाएगा। तो आप कुछ क्लोजिंग नोट देना चाहें मोहसिन इस बारे में कि कल क्या लगता है, पाकिस्तान जीत रहा है या फिर साउथ अफ्रीका कमबैक करेगा? कल मेरे ख्याल से कल पाकिस्तान को जीतना चाहिए। नहीं, जीतना तो चाहिए लेकिन जीतेगा, जीतेगा। जीतेगा, जीतेगा, अच्छा अच्छा, जीतेगा, चलिए उमर जीतेगा। आप बताइए इस बारे में कि आपको क्या लगता है? नहीं, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है उस हिसाब से तो थिंग्स लुक पॉजिटिव। बट ये कि आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उनकी अपनी कंडीशंस के अंदर यू कैन टेक देम लाइटली। तो जो ये गलतियां की हैं पहले ओडीआई में, उससे रिकर करें, तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास बेहतर चांसेस हैं। लेकिन मेरा ये कहना है इसमें आखिर में कि अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करता है तो साउथ अफ्रीका का चांस ज़्यादा है जीतने का, मेरा ये तज्जिया है। और अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो पाकिस्तान कैन बीट साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है वो काफ़ी टफ है और काफ़ी डेप्थ है उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग, अगर मैं कंपेयर करूँ तो। खैर एनीवे, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच उमर, हमें ज्वाइन किया, और मोहसिन हमारे स्पेशल गेस्ट थे। मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने Thank you for having me, guys. वेट किया। आते रहिए, जब मौका मिले आपको तो जरूर शामिल हो और अपने तजरिए से हमें और तमाम ऑडियंस को महसूस करें। चलें गाइस, अब खुदाफिज करते हैं, प्रोग्राम को इस पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे क्रिकेट सनकी के। तब तक के लिए खुदाफिज, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। Allah Hafiz. Thank you.